नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कब दोस्त दुश्मन हो जाए और दुश्मन दोस्त हो जाए ये असमंजस हमेशा बना रहता है। ऐसे ही हालातों को छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है, जहां दीपक बैज जो कभी भूपेश बघेल के बनाए हुए प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो अलग ही राह पकड़ चुके हैं और कांग्रेस के अंदर जिस तरह के हालात है वो बेहद रोचक हो चुके हैं। कभी टीएस सिंहदेव अपना अधिकार मांग रहे थे कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन भूपेश बघेल ने अड़ंगी लगा दी। अब सिंहदेव और भूपेश बघेल जो एक स्वर में इस बात पर कायम है कि हर हाल में जोगी परिवार की वापसी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नहीं हो सकती, जबकि तीसरे कद्दावर डॉक्टर चरणदास महंत कोशिशें कर रहे हैं, कूटनीतिक पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इन दो अलग अलग खेमों को हम गहराई से समझेंगे और साथ ही समझेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से पुरानी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को अब बुलडोजर से कुचला जा रहा है। ये तस्वीर है अंबिकापुर की सिद्धपीठ महामाया मंदिर जो पहाड़ियों पर स्थित है। वहां कुछ बाहरी लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिसमें अधिकांश बल्कि कुछ लोगों का दावा है कि 100% मुस्लिम थे जो बेहद संदिग्ध थे और बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। क्या वो बांग्लादेशी थे? इसे लेकर छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया में ये वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि अंबिकापुर के महामाया पहाड़ के सीने में बेखौफ अतिक्रमण होता रहा, महामाया पहाड़ सिसकता रहा, दुर्भाग्य की सब कुछ बदस्तूर जारी रहा। कल सुबह महामाया पहाड़ की सिसकती आवाज को सुनकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहां लोग बांग्ला भाषा बोल रहे थे। क्या भूपेश जी जवाब देंगे अपने 5 वर्ष की कारस्तानियों पर? जवाब देंगे अपने तुष्टीकरण की गंदी राजनीति पर? जवाब देंगे महामाया पहाड़ की सशक्ति आवाज के सामने अपने बहरेपन पर? ऐसे तीखे प्रश्नों का भला जवाब क्या मिलेगा, इसका हमें इंतजार है। लेकिन यहाँ कुछ हो ना हो, ऐसे तीखे प्रश्नों के जवाब की हमें भी प्रतीक्षा है। भूपेश बघेल और उनकी पूरी कैबिनेट किस तरह से काम करती रही वो सबको मालूम है, लेकिन मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में विपक्ष का पर्याय बने कांग्रेस के संगठन के सबसे प्रमुख पद पर बैठे दीपक बैज जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी एक अलग ही राह पकड़ ली है। दीपक बैज की इच्छा थी कि सभी जिला अध्यक्षों को हटाकर नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएं। इसके लिए बाकायदा पार्टी आला कमान से कुछ सहमति भी जुटा ली गई थी, लेकिन भूपेश बघेल इसे अपनी नाफरमानी मान बैठे और उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। फिलहाल जो कोल्ड वॉर की स्थिति है उस पर हमने गहराई से पड़ताल की तो कई रोचक जानकारियां सामने निकल कर आई। दरअसल बदले हुए हालात में दीपक बैज भूपेश बघेल की कठपुतली बनना नहीं चाहते, जबकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर वही हो जैसा कि वो चाहते हैं, जिनकी अगुवाई में विधानसभा उसके बाद लोकसभा चुनाव में हार हुई और भूपेश बघेल के जो करीबी थे उन्हें ही अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आगे करके भूपेश बघेल चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल तक जो दीपक बैज भारतीय जनता पार्टी के अंदर विजय बघेल के रूप में मर्द खोज रहे थे, अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने उनकी ही मर्दानगी को लोग चुनौती दे रहे हैं। दरअसल समय के साथ दीपक बैज भी हवा का रुख बदलता हुआ देखना जान चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के कैंप में वो शामिल हो चुके हैं। बीते साल सितंबर में उन्होंने एक मर्दानगी वाला बयान दिया था। विजय बघेल जो भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन के विरुद्ध किसी बैठक में ये कह रहे थे कि जनता की आवाज के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे, तब दीपक बैज का ये चर्चित बयान सामने आया था। मैं तो धन्यवाद देता हूं विजय बघेल जी को। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मर्द आदमी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद उन्होंने पार्टी की अंदर की नाकामियों को बाहर निकालने का काम किया। धन्यवाद देता हूं उनको। और अपनी भी परवाह नहीं की ना हो जनता के लिए, इसलिए मैं विजय बघेल जी को मर्द बोल रहा हूं, मैं मर्द आदमी हूं और धन्यवाद देता हूं उनको। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दों को लेकर लगातार हम आवाज उठाते रहे, उस पे उन्होंने सच्चाई का मुहर लगा दिया है।
इस बयान के बारे में कांग्रेस के एक बेहद विश्वस्त सूत्र ने हमसे बात करते हुए बताया कि चरणदास मान की हाँ में हाँ मिलाते हुए दीपक बैज जोगी परिवार की वापसी कांग्रेस में चाहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ऐसा कदापि होना नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी होगी तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए वो पार्टी आलाकमान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि झीरम कांड में जोगी परिवार की बेहद संदिग्ध भूमिका रही थी, लेकिन समझाने के साथ कवासी लखमा की भूमिका पर वो मौन साध जाते हैं। कवासी लखमा हमेशा से ही झीरम कांड में संदिग्ध बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें नक्सलियों ने बेहद ही रहस्यमय कारण से बिना कोई खरोच लगाए जिंदा छोड़ दिया था, जिनसे एकांत में ले आकर बातचीत हुई और कांग्रेस के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था। बावजूद इसके कवासी लखमा जो हमेशा से जोगी के खासम खास रहे, वो भूपेश बघेल के बेहद खास हो गए। कितने खास हो गए कि अब उनके कारण वो जेल में है। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी विमर्श किया था। आज जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की मौजूदा राजनीति के जो अंदर खाने की चर्चा हो रही है, वहां दीपक बैज को लेकर भूपेश बघेल इसलिए भी परेशान है क्योंकि दीपक बैज बस्तर से कवासी लखमा का पर्याय बनते जा रहे हैं। वो एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, जहां वो सांसद रहे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी के अंदरूनी कारणों के कारण टिकट नहीं मिल सकी। इस त्याग के बाद पार्टी आलाकमान खासकर राहुल गांधी की नजरों में उनके नंबर बढ़ गए। कांग्रेस की अंदर की राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, भूपेश बघेल प्रियंका गांधी वाड्रा के करीब आना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने एडवाइजर रहे राजेश तिवारी को प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीब लाने की कोशिश की, उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनके साथ कई राज्यों के चुनाव में जोड़ने के साथ अपने नंबर मजबूत करने की सफल कोशिश की। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर आंतरिक कला और गुटबाजी की स्थिति चरम सीमा पर जाती जा रही है। दरअसल भूपेश बघेल अपनी पुरानी कोठरी या टीम को नहीं छोड़ना चाहते, जिनके अगुवाई में वो नगर निगम और पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका अंदाजा रायपुर दक्षिण के हुए उपचुनाव से देखकर लगाया जा सकता है, जहां आकाश तिवारी जो कि राजेश तिवारी के दामाद रहे, उन्हें भूपेश बघेल टिकट दिलाने में सफल रहे, जबकि रायपुर और प्रदेश के कई जमीनी कार्यकर्ता और नेता ये चाहते थे कि प्रमोद दुबे उम्मीदवार बने, जिससे मुकाबला रोचक हो जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल की हठधर्मिता के आगे एक नहीं चली और आकाश तिवारी उम्मीदवार बने और एक बार फिर रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस को रायपुर दक्षिण में उपचुनाव में भी पराजय हासिल हुई। रायपुर दक्षिण की उस हार के बाद दीपक बैज और भूपेश बघेल के मतभेद खुलकर सामने आ गए और अधिकांश नेता भूपेश बघेल के विरुद्ध आ गए। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह भूपेश बघेल धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बिना उनसे चर्चा किए कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से समानांतर अपनी ताकत और संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उदाहरण पिछले दिनों राजीव मितान क्लब जो कि भंग कर दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को रायपुर सरोना में बुलाया गया। अपने खासम खास गिरीश देवांगन की देखरेख में 3 दिन के उस कार्यक्रम में मौजूदा कांग्रेस संगठन से कोई सहमति नहीं ली गई, वरिष्ठ नेताओं को नहीं शामिल किया गया। 3 दिनों तक सैकड़ों राजीव मितान क्लब के पुराने जो सदस्य थे उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति बनाएगी, इसे भी उजागर नहीं किया गया। पार्टी आला कमान की निगाह भूपेश बघेल के इस अंदर ही अंदर चल रहे बागी तेवर पर बनी हुई है, लेकिन भूपेश बघेल चुपचाप किसी अलग ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस की आंतरिक कला धीरे धीरे अब सतह पर नजर भी आने लगी है। ऐसी आंतरिक कला के कारण ही दीपक बैज की ओर से निर्वाचन आयोग से मांग की गई निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये वही कांग्रेस है जो कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर आरोप लगा रही थी कि समय पर निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, सरकार चुनाव नहीं करवाना चाह रही है, चुनाव समय पर करवाए जाए। अब जब चुनाव समय पर हो रहा है तब कांग्रेस की ओर से उनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का ऐसा कहना चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाया जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस में चल क्या रहा है। एक तरफ भूपेश बघेल पार्टी आला कमान से
परोक्ष रूप से ही सही जिस तरह के बागी तेवर अपना रहे हैं, वहीं दीपक बैज के अलावा देवेंद्र यादव ने भी वही रुख अख्तियार किया जो दीपक बैज अभी अपना रहे हैं। देवेंद्र यादव ने भी भूपेश बघेल के सर पर पैर रखकर पार्टी आला कमान से अपने संबंध मजबूत किए। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकली तब देवेंद्र यादव अज्ञात सोर्सों से खूब सारा यानी कई लाखों रुपए खर्चा करते हुए सैकड़ों युवाओं को कश्मीर के विषम मौसम में भी वहां ले गए और राहुल गांधी के सामने उन्होंने अपने नंबर मजबूत किए। नंबर मजबूत करने का परिणाम तो आप जैसा देख ही रहे हैं, लंबे समय से जेल में होने के बावजूद देवेंद्र यादव को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और भूपेश बघेल की इच्छा के विरुद्ध लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया, जबकि उन पर कई गंभीर आरोप है। महादेव सट्टा के मामले में भी भूपेश बघेल जहां आरोपी है, वहीं देवेंद्र यादव के ऊपर भी संदेह की सुई घूमती रही, क्योंकि महादेव सट्टा उसी भिलाई और उसके आसपास से ही पनपा, वही एपिक सेंटर बना जहां से देवेंद्र यादव निर्वाचित होकर आते रहे। अंदर खाने चर्चा चलती रही कि जब भूपेश बघेल का शासन था तब देवेंद्र यादव बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो ऐसे माहौल में जब महादेव सट्टा भिलाई से आगे बढ़ते हुए पूरे देश तक फैला, वहां भिलाई की राजनीति की वहां क्या भूमिका रही होगी, देवेंद्र यादव की क्या भूमिका रही होगी, उनके किनसे संबंध रहे और अचानक कहां से लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होने लगा। जिन कारणों से देवेंद्र यादव जेल में हैं, वो कारण भी हर किसी को मालूम है कि किस तरह से जातिगत वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई। शांति प्रिय सतनामी समाज के आंदोलन के अंदर अचानक घुसपैठ करते हुए भीम आर्मी और भीम सेना जैसे संगठन को भी कौन बाहर से बुलाया और ऐसे सामाजिक आंदोलन में कांग्रेस के विधायक की ऐसी घुसपैठ को क्या संगठन की सहमति थी, इस पर भी विमर्श होना जरूरी है। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करते हुए जनता के हित में आवाज उठाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष की भूमिका है कांग्रेस की, वहां जहां आज भी भूपेश बघेल की हठधर्मिता चलती है और जोगी परिवार को हर हालत में कांग्रेस में आने से रोकने के लिए जो कवायद चल रही है, दरअसल वो आंतरिक कला का एक उदाहरण मात्र है। ऐसे हालात में विपक्ष भला कहां मजबूती से खड़ा होकर जनता की आवाज उठा सकता है, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। मौजूदा हालात में जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा के भी तेवर पुरानी भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध अभी भी ऐसे रहते हैं जैसा कि विपक्ष में रहने के दौरान हुआ करते थे। धर्मांतरण और तुष्टीकरण जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर जब प्रदेश के ओपी चौधरी जैसे जिम्मेदार मंत्री ही खुलकर आरोप लगाएं, खुलकर वीडियो पोस्ट करते हुए तुष्टीकरण की बात करें, तो यहां से हमें गहराई से समझना होगा अब बदले हुए हालात में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता खूब समझती है और जागरूक नेता की ये खूबी होती है कि वो उन्हीं मुद्दों को ईमानदारी से रखे जहां जनता का हित जुड़ा हुआ हो। ऐसे ही मुद्दों में धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां डेमोग्राफी और संस्कृति पर सीधे सीधे कुठाराघात करने की कोशिश होती रही। सोशल मीडिया पे वायरल तमाम वीडियो में एक वीडियो जो कुछ साल पहले बेहद चर्चित होता रहा, जहां एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जो अपनी बहन के बारे में बता रहा था। मिशनरी की किसी सभा के माध्यम से उसकी गूंगी बहन बोलने लगी, लेकिन अब उसी लड़के का वीडियो सामने आया है तो उसने सारी पोल खोल कर रख दी कि एक चावल की बोरी के लालच से किस तरह से धर्मांतरण करवाया जाता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं। उस बच्चे की दोनों ही वीडियो को आपको देखना चाहिए, फिर हमें समझना होगा कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है, लोग किस हद तक अपने एजेंडे पर काम करते हैं। भाई आप सबने ये वीडियो देखी होगी, ये लड़का आज हमने पकड़ लिया है। भाई सही में तेरी बहन बोलने लगी नहीं बोलने लगी? हाँ भैया मेरी बहन बोलने लगी। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा, अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रलोभन और अंधविश्वास के जोर पर देश, समाज, धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कुठाराघात किया जाता है। ऐसी ताकतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। न केवल सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो समाज और देश के विरुद्ध में कार्य करते हैं, संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को आप प्रमोट करें जिससे देश और समाज का भला हो। नमस्कार।